एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पर खड़े हैं। पिछले इनफैक्ट निफ्टी बैंक हाईस पर, आज हम सुबह में देख रहे थे मिड कैप इंडेक्स हाई पर, निफ्टी अपने हाई के बेहद करीब देखने को मिल रहा है। और जब इस तरह का सिनेरियो होता है, लोगों के मन में फिर सवाल आता है कि अगर मैंने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, अब भी लेने का मौका है या नहीं। आप इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? और ऑफ कोर्स कभी कभी अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन आता है, तो आजकल जो थोड़ी बहुत कूल ऑफ इंडेक्स में देखने को मिल रही है, ये क्या उन सभी लोगों के लिए एक मौका है जो मन नहीं बना पाए थे निवेश करने का, या नया निवेश करने का राधा? हर्षदा, जब आपकी जेब में पैसा हो, निवेश करने का वो सबसे अच्छा उपाय है। अगर मूवी देखनी है तो थिएटर में अंदर जाके बैठना पड़ेगा। अगर एक मकाम पे पहुंचना है तो गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। बाहर खड़े रह के तो मूवी का आनंद नहीं आएगा जी। सो जब भी आपकी जेब में पैसा हो, निवेश करने का अच्छा समय है। एक बहुत विद्वान आदमी ने कहा था, मोर पीपल हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन एक्चुअल करेक्शन। तो मेरी सभी निवेशकों से यही गुजारिश है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जब भी पैसा हो जेब में, वो निवेश का सबसे अच्छा समय है। अब आई एम नॉट श्योर कि कितना लोगों के हाथ में पैसा है, लेकिन नीलेश जी, एट द मोमेंट एक साइन हमने पढ़ी है। एक तो जीडीपी के आंकड़े, जहां पर सारे डेटा पॉइंट्स, इकोनॉमी की रफ्तार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, और इन्फ्लेशन में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। तो इन दोनों को अगर मद्देनजर देखें तो आई एम श्योर लोगों के हाथ में अब पैसा बच रहा है, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन में कूल ऑफ है। लेकिन आप इंडियन मार्केट्स पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नॉर्मली पीक्स पर आकर सवाल यही होता है कि यहां से क्या और भी बेहतर रिटर्न बनेगा या नहीं। इज द बेस्ट येट टू कम सर? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। हर्षदा, जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, तब लोगों ने कहा था कि 3000 का सेंसेक्स पार कर ले तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। आज कोई ये नहीं कहता कि 3000 का सेंसेक्स या 3000 की निफ्टी पार करना बड़ी बात है। पिछले 30 सालों में हमने कई ऊंचाइयां देखी है, कई चोटी देखी है, और मार्केट लगातार आगे बढ़ता गया है। दूसरी बात रही लोगों की जेब में पैसे होने की। जब 11 करोड़ इन्वेस्टर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा खो सकते हैं, जब 16 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी अलग अलग प्रकार की गेम खेल सकते हैं और उसमें 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से निवेश करने के लिए पैसे तो जरूर होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं नीलेश जी। अब हम थोड़ा ये पिक्चर ड्रॉ ये हो गई मोटे तौर पे कि हमें स्टेट इन्वेस्टर की अप्रोच रखनी है और डिप्स का इस्तेमाल भी करना है, कुछ ना कुछ लेना है। नीलेश जी, अब यहाँ से पहले आपकी टिप्पणी समझना चाहूँगा, देखना चाहूँगा इस पर्सपेक्टिव से कि ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा, और इस अर्निंग सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आपका किस पे है? एक कॉन्फिडेंस आपका रियल एस्टेट पे काफ़ी था, एक कॉन्फिडेंस आपका बैंक्स पे काफ़ी था, एक कॉन्फिडेंस आपका रियल एस्टेट एंसिलरी पे काफ़ी था। जब से रेट पॉज आया है, रेट हाइक की प्रोसेस में पॉज आया है, इन तीन स्पेस ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। अब इस अर्निंग सीजन के बाद आपका कॉन्फिडेंस किस थीम पे सबसे ज्यादा है इस वक्त? वीरेंद्र भाई, इस बार के नतीजे मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर आए। पहले लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन से थोड़े खराब आएंगे, बट पीछे के 15-20 दिनों में जो भी नंबर्स आए वो काफी अच्छे आए। बैंकिंग क्षेत्र और ऑटो क्षेत्र में नंबर्स काफी अच्छे थे। कमोडिटीज क्षेत्र में बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस गिरी तो नंबर्स थोड़े खराब आए। मोर इम्पोर्टेंटली जो मैनेजमेंट की कमेंटरी है वो बाय एंड लार्ज पॉजिटिव आई है। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम चलता रहेगा। फोर्थ क्वार्टर जीडीपी में भी हमने देखा इन्वेस्टमेंट अब टेक ऑफ कर रहा है। जनरली जब निवेश होता है तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। तो सब्जेक्ट टू मॉनसून मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी, उस वजह से कॉर्पोरेट क्षेत्र को भी फायदा बना रहेगा, और निफ्टी शायद 1050 से 1100 रुपए की अर्निंग FY25 के लिए करने के आसपास रहेगी। ओके, तो नीलेश जी, मतलब अगर थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप नहीं होंगे,
अगर थोड़ा आप नीचे उतरें और सेक्टर पे टिप्पणी करना चाहें, और उसमें मैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पे या फिर सामने पेश करूंगा ऑटो। मतलब हम खुद स्क्रीन पे बजाज ऑटो को देख के, हीरो मोटर कॉर्प को देख के, टीवीएस में तो काफी स्ट्रेंथ थी, बड़े हैरान थे, बहुत चक्के से थे, बड़ा डोमिनेट किया बीते 3 महीने के इस स्विंग को ऑटो ने। सबसे पहला स्पेस जिसमें आपसे प्रश्न पूछता हूं, ऑटो, यहां से अभी कितना पैसा और बनना बाकी है टू व्हीलर स्पेस में, और अब अगर पिक करना हो तो अब आप क्या पिक करेंगे? कॉमर्शियल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस, एंसिलरी, या फिर बैटरी स्टॉक्स? आपके रडार पे क्या होगा? तो वीरेंद्र भाई, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम नियरली ऑल टाइम हाई मार्केट पे बात कर रहे हैं। यहाँ से कंपाउंडिंग के ऊपर देना है रादर देन मल्टीपल टाइम्स रिटर्न। हमें लगता है ऑटो के अंदर 2 फायदे हो रहे हैं। एक, डिमांड बरकरार है कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, और टू व्हीलर में जो डिमांड नीचे थी वो अब धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी है, उस वजह से उन्हें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। तो मार्जिन एक्सपेंशन वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने की वजह से दोनों बाजू से आ रहा है। हमारे हिसाब से इस वक्त पहला निवेश ऑटो क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल पे करना चाहिए। वहां पे आज भी 6-6, 12-12 महीनों की वेटिंग पीरियड है, और पहले एंट्री लेवल गाड़ी बिकती थी, अब एसयूवी बिकती है। एंट्री लेवल गाड़ी पे आप 3 लाख की गाड़ी बेचेंगे 30,000 कमाएंगे, एसयूवी में 30 लाख की गाड़ी बेचेंगे 3 लाख रुपए कमाएंगे। सो ये जो एक एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड का, उस वजह से पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को फायदा रहेगा। दूसरी चीज, ऑटो कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों में ऑपरेट कर रही है। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में हमें लगता है कि ये लोकल प्लस ग्लोबल दोनों मिला के जो कंपनीज काम कर रही है उन्हें फायदा रहेगा। तीसरी चीज, आप टू व्हीलर स्पेस पे देख सकते हैं, स्पेशली वो कंपनी जिनकी एक्सपोर्ट्स मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ऑटो क्षेत्र में निवेश करें, पैसेंजर व्हीकल, लोकल प्लस ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट्स एंड टू व्हीलर्स विद एक्सपोर्ट्स एंड ईवी प्रेजेंस, वो मेरे हिसाब से मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। तो टू व्हीलर में अनडाउटेडली पोटेंशियल और नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। नीलेश जी, आपने इनफैक्ट एक चीज कही थी कि इकोनॉमी अब इन्वेस्टमेंट फेज में आती हुई दिखाई दे रही है, और इन जीडीपी के आंकड़ों में भी हम वही देख रहे थे कि जो रियल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का आंकड़ा है उसमें सब्सटैंशियल इजाफा देखने को मिल रहा है। आई एम गेसिंग इट्स एट मल्टीपल ईयर हाइज। इस कैपेक्स पुश में अब कंसिडरिंग हम अगले साल एक इलेक्शन ईयर में जाने वाले हैं, क्या आप जैसे फंड मैनेजर्स फिर कॉन्शियसली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर देख रहे हैं, क्योंकि वहीं पर वो प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा नंबर्स में भी और होपफुली ऑर्डर्स में, डिलीवरीज में? हर्षदा, भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट निवेश के मामले में अब वो 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन रहा है। पिछले साल हमने तकरीबन $985 बिलियन का निवेश किया। इस साल हम $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर देंगे। एक और चीज हमने देखी है कि जब भी इलेक्शन होता है तो सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन बढ़ाने के साथ साथ एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। इलेक्शन के पहले सारी सरकार बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। तो ये सारी चीजों को अगर हम जमा कर दें तो लगता है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू सीमेंट, इसमें जनरली एक तेजी बनी रहनी चाहिए। हम कैपिटल गुड्स क्षेत्र में भी अगेन चाइना प्लस वन थीम को प्ले कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। अगर आपके पेरेंट मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस अवेलेबल है, ब्रांड भी अवेलेबल है। जब तक ये कंपनीज लिस्टेड कंपनीज में ये बिजनेस ला रही है, वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा है।